बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ गुल। एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये लाइव होता है, टाइम शॉर्ट है, इसलिए जो लोग कॉल करते हैं उनसे इंतहाई मुअद्दबाना रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ जब आपकी कॉल हमसे कनेक्ट हो जाए तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया करें, ताकि हमारे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना आए, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कॉल ले सकें। और इसके साथ साथ ये होता है कि प्लीज़ अपने जो सवाल हैं उसको बड़ा शॉर्ट रखें, ताकि मुझे पूरे फैक्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझे बता दें कि पास में ABC हुआ, लेकिन सिंपल बड़ा अच्छा है कि मेरे पास ये पोजीशन है, मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। और इसी तरीके से ये है कि जो भी आपके ने अगर किसी का मैटर कोर्ट के अंदर पेंडिंग है या होम ऑफिस में आपका मैटर पेंडिंग है, उस पर ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली हम ज़्यादा कमेंट्स इसलिए नहीं करते कि पहले ये पता होता था कि जो होम ऑफिस की एक कमिटमेंट थी कि हम 95% केसेस को विद इन 6 मंथ डिसाइड करते हैं, और जो नंबर्स मतलब 5% या 10% जो फ्यू नंबर्स एप्लीकेशन थी जो विद इन 6 मंथ वो डिसाइड नहीं करते थे, तो आपको एक लेटर आता था कि ड्यू टू द सम रीज़न या फर्दर चेक्स आपकी एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हुई, इसमें एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। इसलिए लोगों को बड़ा सुकून था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से ये पेंडेमिक इशू आया है और कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी सारे जो स्टाफ की वजह से, या जो लोग जॉब पे काम पे नहीं आ रहे, या उन्होंने जो बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया है, इस वजह से अगर कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि भाई टाइमिंग क्या है, हाउ लॉन्ग इट टेक्स, तो उसमें हमारा आंसर सिर्फ तसल्ली होती है, लेकिन कोई सच्ची बात यह है कि कोई प्रिसाइज आंसर हमारे पास नहीं होता कि हाउ लॉन्ग इट टेक टू डिसाइड। लेकिन अगेन कि अगर 6 माह से ज़्यादा होगा आप उनको कॉल कर लें, ईमेल कर लें, अगर साल से ज़्यादा फिर आप MP को रिक्वेस्ट करें। लेकिन उसके बावजूद भी आपका मैटर पेंडिंग पड़ा है तो फिर ऑफ कोर्स आपके पास राइट है कि आप उसको कोर्ट में जुडिशरी में लेके जा सकते हैं। तो ये हैं जनरल सी बातें जो हमेशा बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि अच्छा क्या इस सबसे शेयर कर लें। अगेन आज जैसे सबको पता है कि रमज़ान मुबारक स्टार्ट हो गया, मेरी तरफ से मेरे तमाम जो हमें व्यू कर रहे हैं, हमें कॉल करते हैं, जो हमें वॉच करते हैं या हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, उन तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो लेते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, आप पर लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका। जी सर, मैं इधर मोहम्मद अफजल गल कर रहा लंदन तो। जी अफसर साहब मेरा फरमाइए। सर जी सालम केस सीगा ते मैं ਉਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਫਸਟ ਰੂਮ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ। ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਫਰਦਰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਵਰਪੂਲ ਵਿਦ ਨਿਊ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ GP ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮੈਂਟਲ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡਲ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਫਲੈਟ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਲਮ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਤੇ 8 ਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇੱਥੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਕੌਂਸਲ GP ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਇੰਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੀਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਆ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਈ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ? ਨਹੀਂ ਫਰਦਰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਿਵਰਪੂਲ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸਾਈਲਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਾਏ तो फिर डिपेंड करता कि क्या तुम उस अपर ट्रैवल जाना या नहीं जाना।
लेकिन मेरा ख्याल थोड़े वकील ने या थोड़े जो रिप्रजेंटेटिव सीगे उन्होंने डिसाइड किया कि क्योंकि थोड़े कोल फ्रैश एविडेंस आ गई है जिहड़ी कि फर्स्ट क्लेम टाइम थोड़े को नहीं सी, बजाए असी हुण अपर ट्रिब्यूनल या कोर्ट ऑफ अपील जाइए, इज़ मच बैटर कि असीं फ्रैश एप्लीकेशन करिए विद फ्रैश एविडेंस दे नाल। वो थोड़े उन्होंने ना फ्रैश सबमिशन की है। ਇਹਦਾ मतलब ये आ कि थानू दोबारा असाइलम केस ही थोड़ा कंसिडर होएगा। लेकिन फ्रैश रिप्रजेंटेशन या फ्रैश क्लेम एक इशू होंदा कि वो बजाए थानू दोबारा कॉल कर इंटरव्यू वास्ते या थोड़ा डिटेल्स इंटरव्यू करन, वो पहलो पेपर नू चैक करके असैस करते कि क्या थानू थोड़े असाइलम नू कंसिडर किया जाए या ना किया जाए। और नंबर 2, क्या जो डॉक्यूमेंट्स या जो क्लेम तुसी कर रहे हो क्या तुसी प्रीवियसली क्लेम किया सी या कोई नवा थोड़ा क्लेम आया। उन्होंने थोड़े 2 पॉइंट के केस में चैक करना कि जी नवी सबमिशन हुई आ वो पहली नालों कितनी मुख्तलफ आ, नंबर 1, और नंबर 2 जी तुसी सबमिशन दी आ वो कितनी स्ट्रोंग आ कि थोड़े केस नू अगे कंसिडर किया जाए। अगेन ये भी कोई इन्ना ज़्यादा टाइम नहीं होंदा, लेकिन मेरे ख्याल 2-3 माह तो बाद वो वैसे नॉर्मल कॉल कर लेंगे इंटरव्यू से। लेकिन अजकल थोड़ा पता ही है कि जो सिर्फ पेंडेमिक की वजह से डिले हो रहा, तुसी अपने सोलिसिटर नाल राबते च रहो और आप बिलीव कि थानू जी कोई उन्होंने लैटर आएगा थानू या थोड़े वकील मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अनफॉर्चुनेटली कि अगर आपू कौंसल का घर मिल गया तो आपू इमीजिएटली या वीज़ा मिल जाएगा या आपू इमीजिएटली साडा इंटरव्यू हो जाएगा। ये 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट आ। इमीग्रेशन वाले ने केस नू अपने मैरिट्स नाल चैक करना, जो थानू रिहाइश मिली आ और ड्यू टू योर मैंटल कंडीशन या तुसी वनरेबल सीगे या होमलैस सीगे, वो कौंसल ने अपनी डिस्कशन नू यूज़ करदे होए थानू उन्हें अकोमोडेशन देती है। बट तुसी बैठे हो घर च रिलैक्स होवो या अपने वकील सिर्फ कॉन्टैक्ट च रहो और जो भी कोई लैटर मिलेगा या फोन कॉल आएगी या कोई इंटरव्यू होएगा वो थानू लाजमी तौर पर दसणगे और उस तो बाद उस बेस ऑन द जो एविडेंस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स on the base of your interview, then the Home Office will decide your fresh claim. थोड़ी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जनाब मैं मल्होत्रा बोलता हूँ। मेरा 10 साल का फैमिली विजिट वीज़ा है। ठीक है। और अगर मैं NHS से रजिस्टर्ड होकर यहाँ से मैं इंजेक्शन लगवा लूँ कोविड का, तो मेरे को जब रिन्यू कराऊंगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? राइट। और कोई सवाल कोई? बस थैंक यू सर। थैंक यू सर। देखें, जो लोग विजिटर यहाँ पे होते हैं उन पे कंडीशन है कि वो किसी किस्म का NHS को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप NHS को यूज़ करते हो और उनको पे कर देते हो तो देन इज़ नॉट ए इशू। लेकिन ये एक टोटली अपना बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि पहले ये कभी कम अक्रॉस नहीं हुआ इस सवाल के ऊपर कि अगर आप वैक्सीनेशन होती है आपको या वैक्सीन लगवाते हैं तो क्या उसका भी आपके इमिग्रेशन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। मुझे लगता है कि शायद नहीं। लेकिन क्योंकि मैं एक आई वांट टू ओन माय एडवाइस, तो इसलिए मेरे ख्याल में फिर भी आपको चेक करना चाहिए, या मैं पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक में इस पर रिसर्च करूँ और कम से कम क्वेरी करूँ शायद होम ऑफिस से कि इसकी क्या पोजीशन होगी। लेकिन नॉर्मल हालात में क्या होता है कि जो विजिटर हैं अगर वो UK में विजिट ड्यूरिंग द विजिट उनको बस मसला बनता है, वो किसी किस्म की ट्रीटमेंट लेते हैं, डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन करवाते हैं, उनको राइट है वो कर सकते हैं। लेकिन आपने सिर्फ NHS को ये बताना है GP को कि भाई मैं विजिटर हूँ, मेरे पास NHS अलाउ नहीं है, आप जो प्राइवेट फ़ीस बनती है मुझसे चार्ज करें, प्रिस्क्रिप्शन मुझे दें, मैं उसकी पे करूँगा, तो फिर तो आपके फ्यूचर एप्लीकेशन में या फ्यूचर वीज़े में प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन ये जो वैक्सीनेशन वाला इशू आया है स्पेशल ये पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि ये फ्री है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये तमाम पब्लिकली तौर पे वो UK में हो इवन एनी अदर कंट्री में भी सब में फ्री जा रही है, तो मेरे ख्याल में ये एक इसमें कोई ऑब्जेक्शन आना नहीं चाहिए। लेकिन अगेन बिफोर आई गिव द प्रॉपर एडवाइस आई विल लेट मी मेक ए सर्च एंड फाइंड आउट। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा होता साहब कि आपको मैं नेक्स्ट वीक इस पर बात करूँ। अगर आप TV पे ना भी देख सके तो यू कैन चेक ऑन अदर एडवाइसेस और यू कैन ईमेल मी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको रिस्पॉन्ड कर सकूँ स्पेशल क्वेश्चन के ऊपर। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी फरमाइए।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, गुल भाई ठीक है? अल्लाह का शुक्र, मेरी बहन सना कैसी हैं हाँ आप? जी, हाँ जी, भाई मैंने सिर्फ आपका थोड़ा सा टाइम लेना है कि एक बंदे को अगर डेपुटेशन ऑर्डर सर्व हो चुके हों और वो अपर ट्राइब्यूनल में उसको इंडेफिनिट वापस दोबारा मिल जाता है और इन बिटवीन अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी का और वो चार्ज हो जाता है डेंजरस ड्राइविंग और क्रिमिनल डैमेज में, और अगर क्राउन कोर्ट और उसकी सजा क्राउन कोर्ट में होनी या क्राउन कोर्ट अगर उसको 12 महीने से ऊपर सजा देता, आया फिर वो डेपुटेशन ऑर्डर सर्व होगा या खत्म हो जाए? क्योंकि पिछले केस में उसको बीवी बच्चों के ऊपर इंडेफिनेट वापस दे दिया गया है और कहा है अपर ट्राइब्यूनल के जज ने कि इससे जब तक बच्चे 18 के नहीं होंगे तब तक इससे ना लिया जाए क्योंकि उसकी बीवी अंधी है। ओके राइट। आप मुझे बताएं कि जो उसके ये एक्सीडेंट से पहले उसका वीज़ा कौन सा था उसके पास? था इंडेफिनिट था? इंडेफिनेट इंडेफिनेट उसका 30 साल पुराना वीजा है। ओके इंडेफिनेट है उसके पास। अच्छा थैंक यू। अब देखें इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं 2-3 चीज़ें। नंबर 1, जो इंडेफिनिट है उनको पहले था सम हाउ अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द क्रिमिनल कन्विक्शन की वजह से उन्होंने विड्रॉ कर लिया, लेकिन फिर उसको रिस्टेन कर दिया कि उसके सर्कमस्टांस की वजह से। जो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होता है उसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे रहने की परमानेंट इजाज़त है विदाउट एनी लिमिटेशंस, कि आप जब तक चाहें यहाँ पे रह सकते हैं, क्योंकि आपने इंडेफिनिट लिया। इट मीन्स कि यू हैव ए इंटेंशन टू लिव इन द यूके फॉर एवर फॉर परमानेंटली। बट इशू क्या आता है कि अगर आपके पास नेशनलिटी ना हो और किसी किस्म की अनफॉर्चुनेटली आपसे क्रिमिनल कन्विक्शन हो जाए और उसकी जो सज़ा है वो प्रिजन हो मोर देन 12 मंथ, तो फिर उसके जो इंडेफिनिट पे अफेक्ट पड़ता है। लेकिन इसमें एक प्रोविज़न है, वो ये कहती है कि अगर आपका कोई जो क्राइम था या जो आपने मिस्टेक की है या ब्लंडर किया वर्ड यूज़ कर लें और वो सज़ा आपको 1 साल से ज़्यादा हुई है लेकिन आपको 5 साल से कम हुई है, तो फिर आपके पास राइट होता है कि आप इसको चैलेंज करें सब्जेक्ट टू उसके यहाँ पे फैमिली टाइज़ हों। जैसे आपने बोला कि उसकी वाइफ यहाँ पे है, वो अनफॉर्चुनेटली डिसेबल है, ब्लाइंड है, उसके बच्चे हैं, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं कि इफ़ समथिंग इज़ हैपेंड विद हिम ही इज़ गॉन बैक देन द फैमिली जो है वो ब्रोक हो जाएगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स हैं। अब इसके अंदर एक जो मेन चीज़ चेक करने वाली है वो ये है कि आपने जो द ग्रेविटी ऑफ द सेंसिटिविटी या ग्रेविटी ऑफ द जो क्राइम उससे हो गया है वो असेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऑन द बेस ऑफ उसके क्राइम उसको जो क्राउन कोर्ट ने जो उनको जो सज़ा दी है ये दूसरी चीज़ें चेक करने की है। अगेन अगर उसकी जो ब्रैकेट ऑफ प्रिजन है वो 1 ईयर से 5 ईयर्स के नीचे है विद इन लेस दैन 5 ईयर्स, तो देन देयर इज़ अ चांस कि वो इस केस को फाइट करे ऑन द बेस कि उसकी वाइफ और उसकी वाइफ की जो डिसेबिलिटी और स्पेशल बच्चों की एज बड़ी फैक्टर करेगी अंडर 18 हुए तो, और उन पर डिपेंडेंसी कितनी हद तक है, और ऑफ कोर्स ये करेगी। मेरे ख्याल में ये केस एक चैलेंजेबल होगा लेकिन आर्गुएबल है, बिल्कुल इसको फाइट किया जा सकता है और स्ट्रॉन्ग केस बन सकता है और इवन द प्रेसिडेंट बन सकता है इस बेस के ऊपर कि ये हालात हैं अगर हुआ तो। क्योंकि स्पेशली जो ये रोड ऑफेंस हुआ है, रोड ट्रैफिक ऑफेंस, कोई इंटेंशन किसी को नहीं थी, मतलब उससे केयरलेस हुई है वट एवर दे आर, लेकिन उसकी बेस के ऊपर ये केस को आर्गू किया जा सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। रमजान शेर मुबारक हो आपको। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो जी। पूछना ये था कि अगर किसी को कोर्ट से फाइन हो जाता है जज की तरफ से, हाँ जी, तो उसका इंडेफिनिट ड्यू हो, राइट, क्या उसको कोई बार लगती है या कि 3 साल ये इतना सुना है 6 ईयर या तो क्या कोर्ट से क्या जुर्माना हुआ जी? कुछ जुर्माना हुआ है? एक्चुअली उसके पास सिगरेट थे, वो उसकी वजह से उनको जुर्माना हुआ। ठीक। अच्छा देखें, ये दो चीज़ें हैं।
जिस बंदे का कोई लिमिटेड लीव टू रिमेन के ऊपर यहाँ पे वीज़ा हो और जब वो इंडेफिनिट अप्लाई करता है तो इंडेफिनिट के ऊपर अगर किसी बंदे के जो आपने बोला कि उसको फ़ाइन हो गया, कोर्ट से जुर्माना हो गया, इस वजह से उसके इंडेफिनिट पे इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन आई एम सॉरी, थोड़ा सा इवन द एक्सटेंड ऑफ दिस मैटर कि अगर कोई सीवियर मैटर भी हो जिसमें कोई प्रिजन ना हो या थोड़ा बहुत अगर इवन 1 ईयर से लेस कोई प्रिजन का मसला भी आ जाए अनफॉर्चुनेटली, तो उसके बावजूद अगर वो क्वालिफाइड करता है तो उसके इंडेफिनिट पे इशू नहीं आएगा। इंडेफिनिट के बाद प्रॉब्लम जहाँ पे आता है वो ये आता है कि जब आप नेशनलिटी अप्लाई करते हो तो उस वक़्त वो कैप ब्रैकेट्स बने हुए हैं या फेजेस हैं कि अगर आपका सीवियर मैटर होगा तो आप 5 साल के बाद नेशनलिटी अप्लाई करेंगे, अगर मीडियम है तो आपको 3 इयर्स, अगर आपका बिल्कुल माइनर है तो 1 ईयर्स। तो वो जो कैप वाली बात कर रहे हैं वो नेशनलिटी की एप्लीकेशन पे इफ़ेक्ट होती है। अगर आपके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है, आप इंडेफिनिटली क्वालिफाइड करते हुए हैं और फ़ाइन हुआ है, पे कर दिया, फेयर इनफ, आप अपनी इंडेफिनिट की जब एप्लीकेशन करते हो तो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसकी रिक्वायरमेंट ये कि आपने अगर 5 साल की बेस पे अप्लाई कर रहे हो तो आपने 5 साल पूरे करने हैं, साथ अपने लाइफ इन एजुकेटर्स पास करना है, B1 पास करना है और कोई आपके 3 माह से ज़्यादा बाहर टाइम ना गुजारा हो। इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की अपनी कंडीशन है, अगर आप उन तमाम जो क्राइटेरिया है उसको पूरा कर रहे हैं, इस बात पे आपका इंडेफिनिट रिफ्यूज़ ये नहीं होएगा कि आपको कोर्ट से फ़ाइन हुआ था ड्यू टू कि आपने बियॉन्ड द लिमिट से रखे हुए थे या ज़्यादा क्वांटिटी थी या वट एवर द रीज़न इज़। लेकिन जब आप नेशनलिटी पे जाते हो तो फिर ये मैटर भी थोड़ा सा अफेक्ट करेगा, डिपेंड करता है कि आपको जुर्माना क्या हुआ था, फ़ाइन क्या हुआ था, और वो भी मेरे ख्याल में अगर होगा तो शायद 1 ईयर जब मैक्सिमम 3 ईयर्स होगा, और वो 3 साल काउंट होंगे जब आपको जुर्माना हो गया था फ्रॉम दैट डे। ओके, अभी आप इंडेफिनिट अप्लाई करने जा रहे हो, फिर आपने एक समय नेशनलिटी अप्लाई करनी है, तो ये सारा टाइम जो गुजार रहे हो ये काउंट होता रहेगा। तो आपकी नेशनलिटी जब भी जो ब्रैकेट में आते हो 1 साल के या 3 साल में आप अप्लाई कर लोगे, इसलिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करें, जो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लगाएं और अप्लाई करें, एंड आई विश फॉर यू गुड लक। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो रियाज साहब, मैं सनी बात कर रहा हूँ। जी सनी साहब, हाउ आर यू? 2 सवाल, जी हाँ 2 सवाल थे मेरे। पहला सवाल ये है कि EU सेटलमेंट स्कीम है जो, मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है और मैं अपने 10 साल कंप्लीट करके इंडेफिनेट डालने जा रहा हूँ। राइट। तो EU सेटलमेंट के स्कीम के बारे में बताएं कि मैं अप्लाई उसमें करूं कि नहीं करूं, क्योंकि डेडलाइंस 30 जून है। तो दूसरा सवाल मेरा ये है, सॉरी आपके 5 साल यहाँ पे हो गए मेरे भाई? जी मेरे 10 साल कंप्लीट हो गए। 10 साल किस बेस पे, यूरोपियन के या एज ए? नहीं, मैं इंडियन हूँ और मेरा लीव टू रिमेन के हिसाब से मेरे 10 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं, फिर मैं इंडेफिनेट डालूंगा। ओके, आप इंडेफिनेटली क्वालिफाइड करोगे ऑन द बेस ऑफ 10 इयर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इंडेफिनेट लीव की एप्लीकेशन डालूंगा, अगर इंडेफिनेट लीव टू रिमेन रिफ्यूज होता है तो मेरा पहले वाला जो वीज़ा लीव टू रिमेन है वो कंटिन्यू रहेगा? ओके, आपको क्यों डाउट है कि आपका रिफ्यूज होगा, कोई रीज़न? नहीं, वैसे तो नहीं, इमिग्रेशन हिस्ट्री तो क्लियर है, लेकिन फिर भी मैं वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। राइट, थैंक यू। तो आप प्लीज टीवी पे जवाब दे दीजिए। ओके, ठीक। थैंक यू सो मच। ओके मेरे भाई, 2 चीज़ें अंडरस्टैंड करें। पहली बात ये है कि जो लोग यहाँ पे यूरोपियन रह रहे हैं या जिनके पास यूरोपियन नेशनलिटी है या जो यूरोपियन नेशनल के डिपेंडेंट यहाँ पे रह रहे हैं, वो उनकी इमीडिएट फैमिली हो, एक्सटेंडेड फैमिली हो, उनके लिए ये डेट थी 30 जून के वो अपने आप को अंडर द सेटलमेंट रूट या प्री सेटलमेंट रूट अपने आप को 30 जून से पहले रजिस्टर करवा लें, या अगर आपने किसी स्पॉन्सर करना है तो उससे पहले स्पॉन्सर कर लें। जो यूरोपियन यूके में रहते हुए जब अपना वो TTR से कर रहे हैं, अगर वो फ़ौरन से भी अपनी फैमिली को बुलाएंगे तो उनके लिए 30 जून है, वो यूरोपियन लॉ के तहत बुला सकते हैं।
लेकिन 30 जून के बाद जो यूरोपियन जहाँ पे रह रहे हैं उन पे एक कंडीशन तो ये है कि उनको यहाँ पे सेटलमेंट या प्री सेटलमेंट वीज़े पे रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ जब जून के बाद वो अपने फैमिली को, वाइफ हस्बैंड, अपनी इमीडिएट फैमिली जो चिल्ड्रन या पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या को बुलाना चाहेंगे, तो वो फिर नए लॉ जो कि ब्रिटिश नेशनल के पे लॉ लागू होते हैं, वो तमाम लॉज उन पे अप्लाई होंगे। उनके साथ साथ वो कंडीशन भी आ जाएगी फिर, जैसे कि वो अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को भी जब बुलाना चाहेंगे, तो जैसे एल्डर डिपेंडेंट को ब्रिटिश स्पॉन्सर करते हैं, या वो जो क्राइटेरिया जो कि बड़ा टफ है, वो उनके लिए भी अप्लाई हो जाएगा। इसलिए अगर आप यहाँ पे किसी इंडियन नेशनलिटी के साथ जहाँ लिमिटेड लीव टू रिमेन पे रह रहे हो, तो आप पे वो यूरोपियन वाला लॉज का तो कोई तुक नहीं बनता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने 10 साल पूरे करते हुए अपने यहाँ पे इंडेफिनिट लेना है, वो अपना एक टोटली डिफरेंट क्राइटेरिया बनता है। जब अप्लाई करते हो इंडेफिनिट, तो उसकी देखिए मोटी मोटी 2 से 3 बेसिक कंडीशंस हैं। नंबर फर्स्ट कि आपने सिवाय 2 लोग हैं, 2 कैटेगरीज हैं जिनको लाइफ इन यूके या B1 पास ना करके भी इंडेफिनिट मिल जाता है। वो है नंबर 1, अगर आप यहाँ पे रिफ्यूजी स्टेटस पे हो तो आप इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हो, बेशक आपके पास इंडेफिनिट हो, लाइफ इन यूके या B1 हो या ना हो। सेम इसी तरीके से यूरोपियन थे, अगर यूरोपियन अपने यहाँ पे 5 साल पूरे करते हुए या अपने टीटी राइट्स या रिटेन राइट की वजह से, जब भी उन दोनों सूरतों में जब वो इंडेफिनिट अप्लाई करते थे, तो वो लाइफ इन यूके और B1 के बगैर इंडेफिनिट ले सकते थे। लेकिन इन 2 कैटेगरीज के अलावा तमाम दोस्त जो 5 इयर्स वर्क परमिट, 5 इयर्स बिजनेस वीज़ा, 10 इयर्स लीगल स्टेटस, और किसी भी कैटेगरी से जब वो जा रहे हैं, या लॉन्ग रेजिडेंसी, जब वो इंडेफिनिट पे जाते हैं तो उनको इंडेफिनिट के टाइम लाइफ इन यूके एंड B1 दोनों पास करने होंगे। इसलिए आप अगर, एक तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। नंबर 2 ये है कि आपने ये मेक श्योर कर लेना, डेड मेक श्योर कर लें आप कि आप लास्ट 10 ईयर्स में हमेशा लीगल रहे हो और कभी ओवरस्टे नहीं हुए। तो अगर ये 2 शर्तें पूरी हो रही होंगी, तो मुझे बिलीव है कि फिर आपकी एप्लीकेशन के रिफ्यूज़ होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन जो सवाल आपका था कि क्या अगर आपको वो रिफ्यूज़ करते हैं तो देन व्हाट इज़ योर स्टांस है, व्हाट इज़ योर स्टैंड, उसकी अगेन ये तमाम परसेप्शन है, मैं इस पर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन ऑफ कोर्स वो जब रिफ्यूज़ करेंगे तो आपको एक रीज़न देंगे कि हम आपको क्लॉज ए, रीज़न ए या प्रोविज़न बी की वजह से आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। आपके पास राइट है कि आप इसको चैलेंज करें, आपको एडमिन रिव्यू के चांस होंगे या अपील का मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि आपका मैट्रिक क्या है। लेकिन जो आपने मुझे बोला कि आप हमेशा लीगल रहे हैं, कोई कंडीशन ब्रीच नहीं किया आपने, लाइफ इन यूके टेस्ट B1 पास करके अप्लाई कर दें, एंड आप बी कॉन्फिडेंट, आप बिलीव कि यू विल गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन सर ये है कि मेरी अम्मी गई हुई है नॉर्वे विजिट के लिए मेरी सिस्टर के पास, राइट, फॉर 9 मंथ्स वीज़ा। ठीक। तो मेरा ये है कि मैं अगर उनको विजिट वीज़े पे इधर अप्लाई बुलाना चाहूँ कि वो पाकिस्तान जाने से बेहतर है कि अगर उधर से नॉर्वे से हम अप्लाई कर लें कि वो इधर आ जाए विजिट वीज़े के लिए। तो मुझे ये था कि मैं पता करना कि उनको वीज़ा मिल जाएगा या कि क्या लॉ है इसमें कि हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक, राइट। थैंक यू मैडम आपकी कॉल का। देखिए ये बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है कि अच्छा होता कि जब वो पाकिस्तान से आई थी तो वहीं से अप्लाई करती कि जब उनको नॉर्वे का वीज़ा मिल गया था तो उसी वक्त बाद में यूके का भी अप्लाई कर लेते, तो वो दोनों वीज़ों के ऊपर जहाँ मर्जी जाके जा सकते थे। लेकिन क्योंकि यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन में नहीं आता, अब वो नॉर्वे में आई हैं तो उनको यूके में आने के लिए वीज़ा लेके आना पड़ेगा। वेरी कॉमन, यस, उनके पास राइट है कि जो ब्रिटिश एम्बेसी है नॉर्वे के अंदर, वहाँ जाके वीज़ा अप्लाई करें कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरी बेटी है, मैं उनको मिलने जाना चाह रही हूँ। जो डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग चाहिए होंगे वो आपको, अकोमोडेशन आपके पास है, सफिशिएंट फंड्स हैं, और उनकी जो इंटेंशन है जस्ट टू कम इन द यूके टू विज़िट योर फैमिली एंड टू विज़िट यूके, और उसके पास वापस चले जाएंगी। राइट, यस, जो आपका सवाल है बिल्कुल उनके पास राइट है,
वहाँ जाके एम्बेसी में अप्लाई करें और उनको वो वीज़ा ग्रांट करते या रिफ्यूज़ करते। चांसेस की मैं बात नहीं करता, बिल्कुल जो लॉ है यस उनके पास राइट है कि वो अप्लाई कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब एक मेक श्योर कर लें कि उनको 9 माह का वीज़ा मिला। ये ना करें 6 महीने या 9 महीने वहाँ गुजार लें और वीज़ा ख़त्म होने के महीने पहले या 10 दिन पहले अप्लाई करें मैं यूके जाना चाह रही हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि मुश्किल होगा उनको वीज़ा मिलना। लेकिन अगर वो अभी आई हैं, महीना हुआ है, तो उन्होंने कहा जी हाँ ठीक है 9 माह का मेरे पास वीज़ा था, लेकिन मैंने 2 माह यहाँ पे स्टे करना है, महीना मैं वहाँ ठहरूँगी, तो मेरे ख्याल में ये एक रीज़नेबल और जो ना एक समझ आ रही है कि ये प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल है एज ए वीज़ा ऑफिसर के लिए। होता क्या है कि जो वीज़ा ऑफिसर हैं वो भी इतने बाइस नहीं होते, लेकिन डिपेंड करता है कि जब आपकी प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंटेशन या जो आपका क्लेम है ना, वो थोड़ा सा उनके माइंड को अपील करना चाहिए। ये अपील करता है कि आप 9 माह के लिए आए हो, महीना स्टे किया यहाँ, महीना ठहरोगे यूके में, देन गोन बैक। लेकिन ये अपील नहीं करेगा कि आप 9 माह के लिए वीज़ा लेके आए थे, पूरे 8 महीने के बाद आपने फिर यूके का अप्लाई कर दिया, तो देन आप डाउट के वो फिर कैसे कंसिडर करते हैं। बट एनीवे आपके पास राइट है, एम्बेसी में अप्लाई करें और तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ लगाएं ताकि जो वीज़ा ऑफिसर है वो कंफर्टेबल हो कि यस उसको मेक श्योर हो जाए कि वो यूके में आएंगी, ओवर बर्डन नहीं होगा, ओवर क्राउडेड नहीं होएगा, उनके पास आपके पास एम्पल अकोमोडेशन है, सफिशेंट फंड्स एंड अकोमोडेट हर टू मेंटेन हर, एंड उनकी जो फुल इंटेंशन है टू लीव द कंट्री विद इन ऑथराइज्ड टाइम्स, आपको वीज़ा मिलना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी गुल साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं 10 ईयर रूट पे मैंने अभी अपना इंडेफिनिट अप्लाई किया हुआ है, राइट, और मेरी वाइफ के पास पहले इंडेफिनिट लीव टू रिमेन था। उन्होंने इसी दौरान ना उन्होंने अपना ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और उनके लिए उनको उनकी तरफ से आ गया कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई है। मेरा सवाल ये था कि जब मेरा इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो जाएगा, क्योंकि मैं 10 ईयर रूट पे था, तो मैं नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, और अगर मैं कर सकूंगा तो कितनी देर बाद कर सकूंगा? क्योंकि मैंने किसी ऐसे मशवरा किया था, वो कह रहे थे कि आप वेरी नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं ऐसी पॉसिबिलिटी तो वो बता दीजिएगा, अगर नहीं कर सकते तो फिर कितनी देर बाद मैं अप्लाई कर सकता हूँ। आपके ये जवाब को बहुत शुक्रिया जी। ओके मेरे भाई, जिस साहब ने आपको बताया कि आप कर सकते हैं, उसने अच्छा आंसर दिया कि कर सकते हैं, लेकिन टाइम में थोड़ी सी उनसे कैलकुलेशन मेरे ख्याल प्लस माइनस हो गई है। अगर कोई शख्स यूके में इंडेफिनिट अप्लाई करे ऑन द बेस ऑफ द स्पाउस एंड द डिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश सिटीजन आफ्टर completing the 5 years, then he or she is eligible to make the application very next day for the nationality. बट आपने स्पाउस आपके पास इंडेफिनिट है, लेकिन जो आपने इंडेफिनिट अप्लाई किया है वो आपने एज द डिपेंडेंट या एज ए स्पाउस ऑफ द ब्रिटिश सिटीजन नहीं किया, आपने इंडेफिनिट किया है ऑन द लॉन्ग रेजिडेंसी के बेस के ऊपर, 10 साल की बेस के ऊपर। तो माजर के साथ आप वेरी नेक्स्ट डे क्वालिफाइड नहीं करेंगे, नेशनलिटी के लिए क्वालिफाइड कर जाएंगे, लेकिन आपको 12 मंथ वेट करना पड़ेगा आफ्टर ग्रांट द इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। जब आपको इंडेफिनिट ग्रांट हो जाए उससे 12 मंथ के बाद आप नेशनलिटी अप्लाई करेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है कि द डे यू मेड द एप्लीकेशन फॉर द इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, वो कंडीशन कौन सी है या किस कैटेगरीज के तहत आपको इंडेफिनिट मिला है। जो आपकी कैटेगरीज इंडेफिनिट की है या बेस है वो है 10 ईयर्स रूट, ना कि 5 साल एज ए डिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश सिटीज़न। तो इसलिए मेरे भाई मुझे लगता है कि आप वेट करें, जब आपको इंडेफिनिट मिल जाए आपने उसके 1 साल के बाद आप क्वालिफाइड करेंगे। और वैसे भी जब आपके पास इंडेफिनिट होगा तो आपके पास काफ़ी सारे राइट्स आ जाएंगे, तो रश ना भी करेंगे तो फ़ायदा, कोई नुकसान नहीं होने वाला और पैसे ज़ाय करने का कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए। कॉल का शुक्रिया। टाइम होगा ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए। हाँ जी, मैंने कहना था कि मैंने होम ऑफिस में केस डाला हुआ है, तो अब मैंने अपना घर, अपना होम एड्रेस चेंज कर लिया है। तो अगर मैंने होम ऑफिस को कंफर्म करना हो कि मेरा नया एड्रेस ये है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ कंफर्म? जब आपने एप्लीकेशन की थी तो आपको कोई एक्नॉलेजमेंट आया कि नहीं? जी मैडम।
हाँ जी। जब आपने एप्लीकेशन की है तो आपको कोई लेटर है कोर्ट की तरफ से, होम ऑफिस की तरफ से? नहीं, एप्लीकेशन करे हुए तो मुझे काफी टाइम हो गया, मतलब 2-3 मंथ हो गए हैं। पहले वाला एड्रेस उनके पास लिखा हुआ है, अभी कोई लेटर नहीं आया, तो अब मैंने चेंज उनको बताना था कि अब मेरा नया No, एड्रेस I'm ये asking है, the तो मैं question. कैसे I'm asking the question. Did you receive any letter from the home office since you have made the application? नो नो। Not at all. Okay, नॉर्मल क्या होता है कि जब एप्लीकेशन करें और जब आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है होम ऑफिस की तरफ से, तो वहाँ पे केस वर्कर का और कौन सा डिपार्टमेंट आपको डील कर रहा है उसका एड्रेस मिल जाता है। लेकिन आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन की है, एड्रेस आपने चेंज कर लिया, तो जो भी आपने एप्लीकेशन की है उस एप्लीकेशन के ऊपर एक एड्रेस है, उसी एड्रेस को आप एक लेटर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं कि पहले मेरा ये एड्रेस था, मैंने चेंज कर लिया, या अगर आपके वकील ने किया उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। खुद करना चाहो तो आपके पास राइट है, फ़ोन तो मुझे तक थ्रू नहीं होएगा, RDL सिर्फ और सिर्फ ईमेल हो सकती है, तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं या फिर उनको लेटर लिख के भेज दें, क्योंकि तमाम डिपार्टमेंट के एड्रेस होते हैं। आप चेक कर लें कि कौन से डिपार्टमेंट को आपने एप्लीकेशन की है। रीज़न कि अगर आपने स्पाउस की बेस के इंडिफरेंट अप्लाई किया है या एक्सटेंशन अप्लाई की है तो उनका एक डिफरेंट जगह पे कंसिडर हो रही चीज़ें। असाइलम वाले डिफरेंट डिपार्टमेंट है, तो मेक श्योर करें कि जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन गई हो उसी डिपार्टमेंट को आपका ईमेल या फ़ोन कॉल जानी चाहिए। अगर आपको कुछ ना मिले तो फिर आपके पास राइट है, किसी भी जो सोशल मीडिया जैसे गूगल है उस पर सर्च मारें और जो होम ऑफिस का नंबर आता है उस पर कॉल करें, बोले कि ये मेरी एप्लीकेशन थी, मैंने ये अपडेट करना है, तो प्लीज़ कुड यू गिव मी द अप्रोप्रिएट नंबर कि कौन सा डिपार्टमेंट किस नंबर पे मैं कर सकती हूँ। तो होम ऑफिस की हेल्पलाइन भी होती है, आप किसी भी तरीके से, बट एनीवे द बेस्ट होगा कि आप उनको ईमेल लिख के भेजें। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप ये अपडेट करेंगे साथ आपको एक आध प्रूफ देना लाजमी होगा। अगर आपने एड्रेस चेंज किया है और आपके पास टेनेंसी एग्रीमेंट है तो फिर उसकी कॉपी साथ लगाएं। अगर आपके पास एक आध कोई बिल आ गया है, कोई लेटर बन गया है, कोई बैंक स्टेटमेंट है, कोई DVLA है या कोई और चीज़ आपके नाम पे उस एड्रेस पे आ गई है, तो वो भी साथ स्कैन करके दोनों चीज़ों को साथ ईमेल में भेज दें, तो फिर उनके रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए सर। सर, मेरा नाम राहुल है, मैं इंडिया से हूँ। जी राहुल जी फरमाइए। सर मेरी वाइफ स्टूडेंट है यहाँ पे, राइट। तो हमारा ना जुलाई में खत्म हो रहा है कोर्स, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो PSW पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है जी, हमारा जो BRP है वो नवंबर तक वैलिड है, तो हम कब अप्लाई कर सकते हैं वो? ओके, आपकी जो एग्ज़ाम हैं वो आपकी मिसेस के जून में हो रहे हैं, जुलाई में आपकी एप्लीकेशन कोर्स मुकम्मल हो रहा है। द मिनट यू रिसीव द डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स या ट्रांसक्रिप्ट, तो आपके पास राइट है कि आप इमीडिएटली अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर दें फॉर द पोस्ट स्टडी वर्क के लिए। जो आपको नवंबर तक का वीज़ा मिला हुआ था, ये ग्रेस टाइम था लॉ के मुताबिक कि अगर आपको 3 साल की डिग्री हो तो आपको 3 महीने एडिशनल वीज़ा मिलता है ऑन द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। आपको जुलाई में ख़त्म हो रहा था आपका कोर्स और आपको 3 महीने जो कि नवंबर तक जा रहे हैं तब तक उन्होंने आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया। आपको वीज़े के एक्सपायर होने की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास डिग्री आ जाए, सर्टिफिकेट आ जाए, ट्रांसक्रिप्ट आ जाए, लेटर आ जाए उनकी तरफ से विद ट्रांसक्रिप्ट या जो जिसको हम मार्कशीट कहते हैं, वो लगा के जब अप्लाई करेंगे तो आपने सिर्फ ये प्रूफ देना है कि यस आपने जो डिग्री है वो मुकम्मल कर ली, ये उसके आपके मार्क्स आए हैं, लेटर बाय द यूनिवर्सिटी और जो भी इंस्टीट्यूट है उसे लगाएंगे और आप अपना यहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क अप्लाई कर देंगे, जो कि 2 साल का आपका वैलिड होगा। और उस 2 साल के अंदर अंदर आपने किसी भी कैटेगरी में स्विच करना है जो कि सेटलमेंट रूट के लिए लेके जाती होगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि हाउ क्विक यू कैन गेट द वर्क परमिट। ये इस कॉल का मैं अपॉर्चुनिटी लेते हुए मैं तफसील थोड़ी सी बता दूं कि मेक श्योर करें तमाम व्यूवर्स के जिन लोगों को पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलना है वो 24 महीने का होगा। और वो भी अगेन आप पे कंडीशन नहीं है कि आपने 24 महीने वेट करना है और वीज़ा एक्सपायर होने से 1 महीना पहले अप्लाई करना है। अगर आपको पोस्ट स्टडी वर्क मिलने के फ़ौरन बाद किसी कंपनी से, किसी डिपार्टमेंट से, किसी इंस्टीट्यूट से Tier 2 जनरल ग्रांट हो जाता है या आपको वीज़ा जॉब ऑफ़र हो जाती है, तो आपको ये इमीडिएटली स्विच करना चाहिए ताकि आपका जो सेटलमेंट टाइम है वो तब से स्टार्ट होना जब से आपको Tier 2 जनरल मिलेगा।
ये जो 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क है ऑफ कोर्स ये काउंट होगा, बट ये सिर्फ और सिर्फ काउंट होगा फॉर द लॉन्ग रेजिडेंसी 10 ईयर्स रूट के लिए। लेकिन सेटलमेंट रूट के लिए ये 2 साल गुजारोगे, ये वो 5 साल के सेटलमेंट कैटेगरीज में ये काउंट नहीं होंगे। इसलिए तमाम व्यूअर से बड़ा स्ट्रॉन्गली एडवाइस करता हूँ कि वो बेशक 2 साल का वीज़ा मिले, लेकिन जितनी जल्दी हो सकेगा, हो क्विक यू कैन पॉसिबल कि अपने आप को स्विच कर जाएं फॉर द सेटलमेंट रूट, वो तमाम दोस्तों के लिए बेहतर होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। My name is Arif. Just Mr. Solicitor, I have one questions. I have been in UK for 14 years, Right. and I am asylum seekers. My application was pending from since I entered the UK. Recently, on December 2020, I have been right to appeal, and my appeal has been granted an asylum ground in Article 3 in Article 8. Right. 3 article has been granted, and I received a letter from Home Office to go to fingerprint. By one very big mistake, with one of my friends, I crossed the border of the Europe. Now I'm in France, so I'm stuck. So is it any chance to go enter legally, or what can I do? I'm very stuck. Okay, so your asylum been granted in the UK and you gone to the France by friends and now you are stuck there. Yeah. Okay, all right. Okay, I think, do you have any other question or just this a question? My friend, do you have any other question or you just want to ask this question only? No, just this question. Okay. Thank you. First of all, much appreciate you call me. You need to be very clear on this point. The asylum, when you make the asylum applications or you grant the asylum, it only be a particular the country where you claim the asylum. Because you claim the asylum in the UK and the UK government and the department, they consider your evidence and the claim on the base of your interview and the evidence and the documentary proof, they grant you the asylum status. But unfortunately, they just only give the permission or they just write a letter to you. They not issue, I think, the letter or the card something. But meantime, you've gone back. Ideally, you need to tell the government because all the Europe countries, they have, I think, unilateral contract. Under that contract, if anybody claim the asylum in one country, the other country are responsible to send him back. This is happening before the grant the visa, but now you are on one step ahead. If during your pending asylum claim, you've been to France and their government is responsible or most likely they should send to the UK. But now, because you granted the visa, on the basis of the grant the visa, because on the visa you mentioned the claim, you can't stay in any other country without the UK. Now you've gone to the France. So unfortunately, I understand whether you knowingly or unknowingly, you made a mistake, which is I can say is a blunder. But now you need to, I think, mention their department or I think the government. I'm sorry, I wasn't be aware for that, the condition of my status. I came here. Could you please send me back? They should arrange your departure from there with a safe exit to come in the UK. But anyway, finger crossed. But ideally, this is the only positive and the secure and the safe way. Otherwise, if you try to make any try something, it will be, I think, would be better for you. So ideally, just be the government and tell them, okay, unfortunately, I came here unknowingly or with a mistake, and could you please arrange my travel to the UK? Hopefully, they will consider. Thanks for call. बढ़ते हैं next call की तरफ. जी फरमाइए. जी अस्सलाम वालेकुम गुल साहब. वालेकुम अस्सलाम सर. सर जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਮਾ ਦੇਣਾ. Okay, right. जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡਾ
ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਰੂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲੀਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਉਸੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਇਰ 1 ਦੇ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ 3 ਦਿਨ ਲਹੂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਦੈਟਸ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਮਚ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਜ਼ ਏ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਨੋ ਬਡੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਵੀ ਕਾਂਟ ਸੇ ਕਿ ਵੀ ਦ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨ ਮਾਈ ਲੋ ਫੀਲਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੀ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ ਮਚ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਥੈਂਕ यू बहुत शुक्रिया लेते हैं नेक्स्ट कॉल जी फरमाइए हेलो जी हेलो हेलो जी फरमाइए मैडम क्या सवाल आपका जी जी वो आपसे बात करनी थी कि मेरा हस्बैंड जो पार्ट टाइम काम करता है फुल टाइम नहीं है तो क्या माफ़ी की दरख्वास्त हम कर सकते हैं फीस माफ़ी की दरख्वास्त हमने केस अप्लाई करना है सॉरी दोबारा बोलें प्लीज़ क्या आपका जी मैंने कहा वो माफ़ी फीस की दरख्वास्त हम कर सकते हैं मेरे शोहर जो है पार्ट टाइम काम करता है तो ओके आपने होम ऑफिस को एप्लीकेशन देनी कि आपका हस्बैंड पार्ट टाइम काम करता है हाँ वो पार्ट टाइम काम करते हैं तो क्या वो हो सकता है कि माफ़ी की जो दरख्वास्त है वो हो सकती है जो फीस माफ़ी की बात कर रही हैं आप हाँ वो अच्छा ठीक सॉरी आप ना उसको फ़ीस माफ़ करने की कह लें लेकिन वो माफ़ी की एप्लीकेशन समझ नहीं आ रही थी मैडम क्या है कि अगर जो लोग यहाँ पे लिमिटेड लीव टू रिमेन के ऊपर रह रहे हैं और अगर उनके फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं हैं या उनके पास कोई फ़ंड्स नहीं हैं पे करने के लिए तो उनके पास राइट है कि वो होम ऑफिस से फ़ी वेवर एप्लीकेशन कर सकते हैं ठीक लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर आप पार्ट टाइम भी काम कर रहे हैं या थोड़े पैसे कमा रहे हैं लेकिन आपके हस्बैंड की और बच्चों की एप्लीकेशन है जो कि काफ़ी बंदे की फ़ीस है कम से कम 2700 है और अगर आपको लगता है कि इतने ज़्यादा पैसे पे हो रहे हैं और आपके पास नहीं हैं कोई आप इन पोजीशन में नहीं है कि बिल्कुल पे नहीं कर सकते यस आपके पास राइट है आप एप्लीकेशन करें फ़ी वेवर के लिए लेकिन ये अपने माइंड में क्लियर कर लें कि अगर आपकी फ़ी वेवर की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी फेयर इनफ लेकिन अगर एक्सेप्ट नहीं होगी तो उसका आपके वीज़े पे असर नहीं पड़ेगा इसलिए आपके तमाम जो सर्कमस्टांसेस हैं वो आप एक्सप्लेन कर दें आपने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगानी है और तमाम जितने आपके अकाउंट्स हैं वो अपने डिस्क्लोज़ करने हैं आपके भी आपके हस्बैंड के भी अगर बच्चों के तो तब भी वो बेशक सेविंग अकाउंट्स हों आपके या नॉर्मल या जो भी होते हैं नॉर्मल अकाउंट्स वो हों लेकिन तमाम चीज़ें जो जॉब ले रहे हैं पैसे आ रहे हैं वो बता दें अगर तो होम ऑफिस ने कंसिडर किया कि भी वाकई आपके पास हालात ऐसे हैं कि आप फ़ीस नहीं पे कर सकते तो वो आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर कर लेंगे और ये एप्लीकेशन वीज़ा ख़त्म होने से तकरीबन 2 महीने पहले अप्लाई करनी चाहिए क्योंकि उसको कम से कम 6 वीक लेते हैं कंसिडर करने के लिए और जब वो कंसिडर करते हैं तो एक बार कोड देते हैं और जो कि 10 दिन के लिए वैलिड होता है तो फिर आप अपनी मेन एप्लीकेशन कर सकती हो आपके पास राइट है अगर आप समझती हैं कि आपके फाइनेंशियली हालात ऐसे नहीं हैं तो बिल्कुल आप होम ऑफिस एप्लीकेशन करें फ़ी वेवर के लिए और उसके बाद जो डिसीजन आएगा फिर आप अपनी मेन एप्लीकेशन कर सकती हैं
आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन जिन्होंने हमें कॉल किया सराहा उनको शुक्रिया। जिन्होंने अगेन जिन लोगों का मैटर कोर्ट में हो, होम ऑफिस के अंदर हो या कोई डिटेल एडवाइस चाहिए हो तो फिर उनके लिए एडवाइस है कि प्लीज़ वो हमें ईमेल कर सकते हैं। मेरी तरफ से अगेन तमाम व्यूवर्स को, दोस्तों को रमज़ान मुबारक एंड विश यू गुड लक। थैंक यू।